नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है कि जब आपके खेतों में कटाई और गहाई का काम चल रहा है। ऐसे में आपको इस कार्य में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यही जानेंगे हम आज के अंक में। साथ ही साथ बांस की व्यावसायिक खेती आप कैसे करेंगे, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में खबरें खेती की देखना न भूलिएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मैं सोनाली तंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कटाई, गहाई एवं भंडारण में क्या क्या सावधानियां आप रखें उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं कहीं कटाई शुरू हो गई है, कहीं चल रही होगी और कहीं शुरू नहीं होगी, क्योंकि कटाई का जो समय है वो डिपेंड करता है किसानों ने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसने बुआई कब की, उसके ऊपर। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई कटाई करने वाले हैं वो अनाज का नमी प्रतिशत अच्छी तरह से जांच लें। अनाज ज़्यादा भी ना सूख जाए और न ही उसका दाना सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, वो आज हम आपके साथ बहुत सारी सावधानियां और बहुत सारे सुझाव लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कटाई की बात हम कर रहे हैं, कटाई में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक बात ये है कि हम लोग जो कटाई करते हैं वो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका समय वही होता है। उसके बाद फिर आपको कभी देखते हो कि आंधी तूफान या इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो फिर किसानों को काफ़ी नुकसान उससे होता है। अगर किसान भाई आप हाथ से कटाई कर रहे हैं तो जो नमी का प्रतिशत है वो आपका 25 से 30% होना चाहिए, अगर आप हाथ से कटाई कर रहे हैं। और किसान भाई, अगर आप कंबाइन से कटाई कर रहे हैं तो 20% से अधिक नमी उसमें नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो प्लांट, जो सीड है वो उसमें फंसने की शंका रहती है। हाथ से कटाई अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अच्छी तरह से आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे दराती हुई, उससे आप कटाई कर रहे हैं। छोटे स्तर की बात अगर हम करें तो हमारी जो दरातियाँ हैं उनको हम अच्छी तरह से धो लें, वॉश कर लें। उसमें देखिए किसी प्रकार की कोई जंग तो नहीं लगी, अच्छी तरह से गर्म पानी से उसको धो लें। गेहूं की कटाई अगर आप रीपर से कर रहे हैं तो रीपर को आप अच्छी तरह से देख ले, जांच ले कि रीपर में धार तो अच्छी है या फसल जो कट रही है वो एक समान कट रही है, व्यवस्थित तरीके से बंध रही है कि नहीं। क्योंकि रीपर कंबाइंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो काटने के साथ साथ फसल को बांधने का भी कार्य करती है। तो अगर आप इस तरह से अपनी फसल को काट रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो ये जो प्रमुख बातें आपको है वो ध्यान रखने योग्य है। और अगर हम लोग बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, ज़्यादा हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, तो आप कंबाइन से अगर कटाई कर रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कर रहे हैं, तो किसान भाई आप ध्यान रखें कि कंबाइन का प्रयोग करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अधिक उससे फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं कि अगर कंबाइन से आप कटाई कर रहे हैं तो बालियाँ ठीक से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, अगर बालिया से दाना ठीक से निकल रहा है कि नहीं, अगर दाना उसमें फंस रहा है या कटा फटा निकल रहा है या दाना नहीं ठीक से निकल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए आप अपने कंबाइन का बेलन और अवतल पृष्ठ के जो बीच की दूरी है उसको आप कम कर देंगे। ऐसा करने से आपके जो बालियों से दाने हैं वो प्रॉपर तरीके से निकलना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कंबाइन दानों को तोड़ रही है, अगर आप कंबाइन में देख रहे हैं कि दाने आपके कटे फिटे से नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको ऐसी अवस्था में क्या करना है, बेलन की स्पीड को घटा दें और बेलन और अवतल पृष्ठ की दूरी को बढ़ा दें। ऐसा करने से आपके जो दाने टूट फूट से नज़र आ रहे हैं, टूटे फूटे से नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देने लगेंगे, नज़र आने लगेंगे, निकलने लगेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर करें। तीसरी चीज़, यदि दानों के साथ साथ भूसे के टुकड़े कहीं आपको दिख रहे हैं, भूसा साथ में निकलता हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्लोअर फैन की गति को तेज कर देना है। जैसे आप ब्लोअर फैन की गति को तेज करेंगे तो भूसा ऑटोमेटिकली हवा में उड़ने लगेगा और आपके जो टुकड़े हैं उसके साथ नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आप स्ट्रॉ रेक उसमें होती है आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में, उसमें स्ट्रॉ रेक की जो गति है उसको भी आप क्या कर दें, बढ़ा दें। साथ में आप चलनी के जितने भी छेद हैं उनका जो व्यास है, चलनी एक लगी है उसका व्यास जो है वो कम कर दें, बेलन की चाल को भी आप कम कर दें। इस प्रकार से अगर
आप समायोजित करके उचित प्रबंधन करके कंबाइन का यूज़ करते हैं तो कम समय से अधिक कार्य आप ले सकते हैं, कम लागत भी आपकी लगेगी, दक्षता भी अच्छी रहेगी। दक्षता से मतलब होता है कि जो भी इंसान कंबाइन को यूज़ कर रहा है, उसको चला रहा है, अगर वो ट्रेंड इंसान है तो ही आप उससे काम करवाएं। अगर उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपके साथ ये तीनों चारों जो समस्याएं मैंने आपको बताई है वो हो सकती है। इसीलिए आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो भी कंबाइन हार्वेस्टर लेकर आया है, जो भी व्यक्ति आपका ये काम कर रहा है, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग है कि नहीं, वो इसके बारे में जानता है कि नहीं। तो ये तो हमारी बात हुई कटाई की कि किस तरह से हमने कटाई के लिए सावधानी रखी। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें थ्रेशिंग की कि अब हमें जब हम कटाई करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है थ्रेशिंग होता है। कटाई करने के बाद किसान भाई आप कुछ समय के लिए अपनी जो भी प्रोडक्शन आपको मिला है, उत्पादन आपको मिला है, उसको आप धूप में रख दें। और धूप में रखने के लिए एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि आप कोई भी त्रिपाल या पॉलिथीन की पन्नी अच्छे से बिछा दें, उसके ऊपर उसको फैला दें, ताकि जितना अगर उसमें कुछ मॉइस्चर और बचा होगा तो वो मॉइस्चर भी उसमें पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो थ्रेसिंग में भी आपका बीज कहीं नहीं अटकेगा और किसी तरह की परेशानी उसको नहीं देखना पड़ेगी। तो कटाई के बाद जब हम थ्रेशिंग के लिए फसल को लेकर जाएं तो थ्रेशिंग का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप ISI मार्क थ्रेशर को ही खरीदें, क्योंकि अगर आप कोई लोकल थ्रेशर खरीदते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आने वाली है। आपका डीजल लगने वाला है, आपकी हाउस पावर जो आपकी पावर है वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो ये थोड़ी छोटी सी जो चीज़ है आप ISI मार्क देख लें अगर आप खरीद रहे हैं तो। इसके साथ आप देखते हैं कि जो फीडिंग नाली है, फीडिंग नाली मीन्स जहाँ से हम लोग हमारा प्रोडक्शन जो है वो डाल रहे हैं, वहाँ का जो साइज़ है वो 90 सेंटीमीटर लंबी हो। इसके बाद जो कवर है वो 45 सेंटीमीटर हो, जिसमें फीडिंग करने वाला जो श्रमिक है, जो व्यक्ति है, उसके हाथ फंसने का और कटने की जो शंका है वो बिल्कुल भी न रहे। तो इस तरह से अगर आप इसका मेंटेनेंस करते हैं, आप इसको ध्यान रखते हैं, आपका जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जो हम देखते हैं कि आजकल जो किसान जितने भी किसान भाई हमारे हैं वो मल्टी क्रॉप थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं। उससे एक फ़ायदा होता है कि हम उसमें 20 तरह की जो हमारी क्रॉप हैं उसको आसानी से थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको ख़रीदा हुआ है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हर तरह की फसल में इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सावधानी की अगर बात करते हैं तो जब भी हम थ्रेशर को लगाएं तो किसी समतल स्थान पे लगाएं। ऐसा ना हो कि हम उबड़ खाबड़ स्थान पे थ्रेशर को हमने रख दिया, उसके बाद जब आप उसको यूज़ करें तो वो कभी गिर रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पे खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कभी भी बड़ी मोटर से बड़ा छोटी मोटर से बड़ा थ्रेशर ना चलाएं, है ना, बड़ी मोटर से छोटा थ्रेशर ना चलाएं। इस तरह से आप इस मेंटेन करके रखें कि जो आपका थ्रेशर जितने हार्स पावर का है उतनी मोटर आपकी लगी हुई होना चाहिए, तो ही आपका ये सही समय से काम करेगा। कभी भी चलते थ्रेशर के पास व्यक्ति कोई है वो उठे बैठे ना, पट्टे को क्रॉस ना करे। ऐसी स्थिति में आपका पैर फंस सकता है, बार बार आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। और जो भी व्यक्ति थ्रेशर चला रहा है वो जल्दबाजी ना करे कि मैं जल्दी जल्दी से इसको काट दूं फसल को, ऐसा आप ना करें। व्यक्ति जो काम कर रहा है वो ढीले ढाले कपड़े ना पहने। महिलाएं अगर थ्रेशिंग कर रही हैं तो स्पेशली ध्यान रखें, महिलाएं साड़ी पहन के काम करती हैं तो वो उनके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, कंगन है और गले में पहना है, कुछ किया, बाल हैं, तो आप लोग पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लें, अपने मुंह को ढक लें ताकि किसी तरह का कोई डस्ट आपके ऊपर मुंह में भी ना जाए और आपका कोई अंग ऐसा ना हो, कोई कपड़ा ऐसा ना हो जो मशीन में आ जाए और जिससे किसी बड़ी घटना का आपको सामना करना पड़ सके। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप फसल को थ्रेशिंग कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनसे दूर रहें। वहाँ पे बीड़ी, सिगरेट और ऐसी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी ना करें किसान भाई। बार बार आप वहाँ पानी ना पिएं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, आपको करंट लगने की भी संभावना हो सकती है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी है वो है भंडारण। अगर हम हमारी फसल को ठीक से भंडारित नहीं कर सकते तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमने कटाई अच्छे से कर ली, गहाई अच्छे से कर ली, हमारी सबसे लास्ट
स्टेज जो होती है वो भंडारण होती है, और अगर वही हमने ध्यान नहीं दिया, और नॉर्मली होता यही है कि जब किसान भाई अपना सारा प्रोडक्शन लाते हैं उसके बाद वो इतना थक जाते हैं तो वो थोड़ा भंडारण की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना फिर बाद में करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, भंडारण अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप लंबे समय तक अपनी जो मेहनत है 4-5 महीने आप लग के लगातार काम करते हैं, और आखिरी में आप आकर देखते हैं कि भंडार गृह में आपको बहुत नुकसान हो गया, वहाँ पे आपका जो जितना भी प्रोडक्शन है उसका सही दाम बाद में आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे या तो घुन लग गया या चींटी लग गई या फंगल इन्फेक्शन उसमें फैल गया, मॉइस्चर आ गया। जब आप मंडियों में बेचने जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे जो मॉइस्चर नापते हैं, वहाँ पे मंडी वाले जब मॉइस्चर कंटेन देखते हैं तो फिर वहाँ पे आपका मॉइस्चर ज़्यादा निकलता है। उस कंडीशन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, अगले बार हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, बांस की खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। बांस के उत्पाद जहां एक और विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वहीं इस उत्पाद को बनाने के लिए हमारे देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगाए जाते हैं, जिनसे कि रोजगार मिलता है, देश को अर्थव्यवस्था में एक साधन मिलता है। बांस के उत्पाद किस प्रकार से व्यावसायिक खेती की जाए, बांस के उत्पाद कैसे बढ़ाए जाएं और बांस की खेती किस प्रकार से व्यावसायिक तौर पर की जाए, यही आज आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं अशोक शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, भोपाल से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल से कृषि विशेषज्ञ आप लोग के लिए बहुत उपयोगी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के दौर में जो सामान्य रूप से हम खेती किसानी कर रहे हैं, उसके अलावा आजकल बांस की खेती का काफ़ी अच्छा चलन आ गया है और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती का काफ़ी अच्छा चलन आ गया है। हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बड़वानी ज़िले में, बैतूल में, छिंदवाड़ा ज़िलों में, इन ज़िलों में काफ़ी अच्छा चलन इसका आ चुका है। तो उसी के संबंध में आज मैं आपको विशेष जानकारियाँ दूंगा और साथ ही ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 54 से अधिक वैरायटियाँ गन्ने की लगाई गई हैं। एकमात्र प्रदेश है। वैसे तो भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो बांस की खेती है वो 1400 किस्म की अधिक जो वैरायटी पाई जाती हैं, जिसमें से हमारे भारत में कुछ जातियों को ही प्रमोट किया गया है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारोबार सालाना 9000 करोड़ का है। बांस की खेती का सालाना कारोबार 9000 करोड़ का है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से काफ़ी अच्छा सहयोग करता है। पूरे भारत में 26 मिलियन मीट्रिक टन बांस की डिमांड है, जिसका कि उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे कि फर्नीचर बनाने में तो सामान्य रूप से सबने देखा ही होगा कि इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हमको इथेन ऑयल, बायो CNG से पॉलीमर, इसके अलावा हस्तशिल्प में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है
और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में इसको खाने के काम में भी लिया जाता है। भारतवर्ष में जो गन्ने बांस की खेती होती है उसके अंदर बम्बूसा बालकोबा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा पलीडा, बम्बूसा वल्गेरिस और बम्बूसा पॉलीमोर्फा, ये हमारे यहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं जो कि हमारे देश में उगाई जाती हैं। गन्ने बांस की खेती करने के लिए हमको मुख्य रूप से नर्सरी तैयार करना होती है। इसके लिए नर्सरी का साइज़ 12 बाई 15 बाई मीटर का होना चाहिए। इस क्यारी को कम से कम 30 सेंटीमीटर हम खोदें और उसके अंदर गोबर का सड़ा हुआ या कंपोस्ट खाद डालें। इसके लिए बीज उपचार की भी बेहद आवश्यक है। बीजों को सबसे पहले 7 से 8 घंटे पानी में हम भिगो कर रखें और इसमें जो ऊपर बीज तैर रहे हैं उनको निकाल के हम बाहर डाल दें। वो बीज किसी काम के नहीं होते हैं। जो सॉलिड बीज हैं जो नीचे बैठ गए हैं उन्हीं बीज का हमको प्रयोग करना चाहिए बोने के लिए। बीज को बोने से पूर्व BSC से उपचारित कर लेना चाहिए। कहीं कहीं ये देखा गया है कि चूहे इसके बीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बचाव के लिए गैमेक्सिन रसायन का हमको प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में जो पौधे लगाए जाते हैं उसके बाद जब वो 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो इनको आराम से धीरे से निकाल के पॉलीथीन में डाल देना चाहिए और इनको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए और इनको समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि इसमें कोई कीट व्याधि तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए हमको। और इसमें हमको थोड़ा बहुत खाद भी लगातार देते रहना चाहिए जब तक कि ये पॉलीथीन से पौधे मुख्य खेत में ट्रांसफ़र ना हो जाएं। जब हम मुख्य खेत की तैयारी कर लेते हैं और वहाँ पे जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर होना चाहिए। जो लाइन से लाइन की दूरी है इसका हमको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसमें हम इंटरक्रॉप कोई भी ऐसी फसलें जो कि 2 साल की अवधि के लिए ली जा सकती हैं, जैसे गेहूं चना है या सोयाबीन है या कोई और भी फसल हम इसके अंदर ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी गैप होता है। लेकिन 2 साल के बाद इसके अंदर हम इंटरक्रॉप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये घने हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। बांस की खेती का चलन क्यों होता जा रहा है, क्यों इसकी आवश्यकता है हमारे देश में? सबसे पहले बात है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है, ये उसका प्रभाव कम करता है, प्रदूषण का प्रभाव कम करता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है, भूमि का कटाव में रोकने में सहायक होता है ये, और बांस इसके अलावा ये पानी को रोकने के लिए भी सक्षम होता है। इसलिए बांसों की खेती लगातार चलन में आती जा रही है। कुछ देखा गया है जब से हमने कमर्शियल खेती स्टार्ट की है, इसकी शुरू की है, तो इसमें कुछ कीट और रोग भी आ जाते हैं। जैसे ब्लास्ट आ जाता है, इसके अंदर डाईबैक आता है, लीफ स्पॉट आता है, लेकिन इनका समुचित प्रबंधन हमको करते रहना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान जो कीट पहुंचाता है वो है दीमक। दीमक का हमको रोकथाम करना चाहिए। सामान्य रूप से हम करते आ रहे हैं दीमक का रोकथाम, वही हमको करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर चूहे से भी काफ़ी नुकसान होता है, तो इसका भी नियंत्रण हमको सामान्य रूप से जो हम अपने खेतों में करते आते हैं हमको वही करते रहना चाहिए। तो ये है आज की विशेष जानकारी बांस की खेती के लिए। नमस्कार दोस्तों। किसान भाइयों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं खबरें खेती की। कृषि निर्यात में वृद्धि, ऋण चुकाने की बढ़ी अवधि, नरवाई से कमाए लाभ, जैविक खेती प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। भारत की कृषि निर्यात में पिछले वर्ष जबरदस्त उछाल आया। चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों के लिए ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। अब चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व में 50% हो गई है। न केवल अनाजों बल्कि मसालों, कॉफ़ी, फल सब्जियों जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों से भी भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। निर्यात से किसानों को सीधा लाभ प्रदान करने के लिए वाणिज्य विभाग और अन्य एजेंसियों ने सीधे किसानों और एफपीओ को निर्यात मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराए हैं। कोविड महामारी के दौरान खाद्यान्नों की मांग लगातार बढ़ने के कारण राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर संस्थागत तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए हैं, जिससे पैदावार बढ़ने से निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब बात करेंगे ऋण चुकाने की अवधि बढ़ी।
पिछले वर्ष राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया था। लोन चुकाने की अवधि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने अब 15 अप्रैल कर दिया है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, क्योंकि यदि निर्धारित तिथि तक किसान ऋण नहीं चुका पाएंगे तो उन्हें ब्याज की राशि भी देनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि बढ़ी हुई अवधि के ऋण के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी ऋण राशि का भुगतान 15 अप्रैल तक अवश्य कर दें। यदि समय के अंदर किसानों ने ऋण का भुगतान नहीं किया तो उन्हें 9% की दर से ब्याज चुकाना होगा। चलिए अब बात करेंगे नरवाई से कमाए लाभ। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई को जलाए नहीं बल्कि उसका समुचित उपयोग कर लाभ कमाएं। उन्होंने कहा कि किसान नरवाई से भूसा बनाकर पशुओं का आहार तैयार कर सकते हैं, जिसका उपयोग गौशालाओं में किया जा सकता है। श्री पटेल ने कहा है कि नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है, साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। नरवाई जलाने से जमीन के मित्र कीट भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही खड़ी फसल के जलने का अंदेशा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि इससे आगजनी और जनहानि का खतरा भी बना रहता है। चलिए अब बात करेंगे जैविक खेती प्रशिक्षण की। पिछले कुछ समय से प्रदेश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती के लाभों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी द्वारा जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य से 22 किसान शामिल हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक गीता सिंह के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खेती के विभिन्न चरणों की जानकारी दी है। गोबर खाद, केंचुआ खाद, जैविक कल्चर खादों के प्रयोग के साथ ही जैविक तरीके से कीटों और रोगों की रोकथाम की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही किसानों को दल के खातों में ले जाकर जैविक खेतों का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया गया है। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने जो कुछ भी कृषि संबंधित जानकारियां आपको दी हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी कृषि को और सुगमता प्रदान करेंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि अगर आप हमारा आज का अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण देख सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।